जब मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरा एक ही सपना था, एक कैमरा खरीदना, कैनन का कैमरा खरीदना। एंड 2016 से मैं कंटेंट बना रहा हूँ। 2018 में जाके मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा, मतलब 2 साल लगे मुझे अपना पहला कैमरा खरीदने में, जो कि था ये कैनन का 200D। उस टाइम पे ये बहुत ही पी कैमरा था भाई, सारे यूट्यूबर्स ने उसको बहुत ही प्रमोट किया था। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा था मार्केट में, जो एक बिगिनर बंदा ले सकता था। तो मैंने पैसे जोड़ के ये कैमरा लिया। कैमरा में फिलहाल अपनी वीडियोस के लिए यूज कर रहा हूँ कैनन 200D एंड लेंस में यूज कर रहा हूँ 50mm 1.8। 2018 से लेकर 2021 तक मैंने इस कैमरा से बहुत सारा कंटेंट बनाया। मेरे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस थी, फोटोशूट व्लॉग्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम की फोटो, जो फोटोज वायरल भी हुई हैं, सब इसी कैमरा से रिकॉर्ड की थी हमने। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा इस कैमरा से। लेकिन 21 में जाकर मुझे लगा यार मेरे को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए एंड फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहिए। बट तब तक मुझे कैनन ब्रांड से ना इतना प्यार हो चुका था, इनकी कलर साइज इतनी बढ़िया थी, इनके लेंस के ऑप्शन वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट थी। तो मैंने क्या किया, 2021 में एक फुल फ्रेम कैमरा लेना था, तो मैंने इन्वेस्ट किया कैनन में ही वापस से। एंड मैंने कैनन का जो सबसे फ्लैगशिप कैमरा था उस टाइम पे, कैनन R5G उठा लिया। ये कैमरा मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ही महंगा था, तो मैंने अपने औकात से 2-3 गुना पैसे जोड़ के इस कैमरा को खरीद लिया जैसे तैसे। एंड उस टाइम मुझे कैमरा चलाना आता भी नहीं था, मतलब मुझे पता था कि लॉग वीडियो क्या होता है, रॉ वीडियो क्या होती है, या फिर रॉ फोटोज क्या होती है। उस टाइम तक मैं बस नॉर्मल JPG में फोटो खींचता था एंड S.264 में वीडियोस रिकॉर्ड करता था। लेकिन इस कैमरा के साथ मैंने सीखा कि लॉग क्या होती है, कलर ग्रेडिंग क्या होती है। एंड इसी कैमरा की वजह से ना मेरा एक अलग स्टाइल डेवलप हो गया। इनफैक्ट मैंने इस कैमरा में बहुत सारा इन्वेस्ट भी किया। मैंने इसके लिए 4-5 लेंसेज भी ले लिए, मतलब 1-1.5 लाख रुपए के लेंस खरीद लिए इसके लिए। इसके लिए अलग से 50,000 रुपए का कार्ड भी खरीदा, क्योंकि मुझे लगा मैं लाइफ टाइम कैनन पे ही रहूंगा, तो इस पर तो इन्वेस्ट करना बनता ही है। बट 2027 आते आते ना ये कैमरा पुराना हो गया। 27 में चल रहा, 26 चल रहा है। बट 2026 आते ही ना इस कैमरा में भी बहुत सारी कमी आने लग गई। पहली बात तो इसका जो CF एक्सप्रेस कार्ड है वो परफेक्टली अब चलता नहीं इसके साथ। सेकेंडली अब इसकी वीडियोस में ना वो क्वालिटी नहीं रही, मतलब ग्रेन्स आने लगे हैं। अगर मैं लाइट थोड़ी सी कम में शूट करूँ तो ये वीडियो बहुत ही ग्रेनी बन जाती है इससे। एंड ऑल्सो फोटोज में भी ना उतनी डिटेल नहीं आती, मतलब अगर मैं फोटो को जूम करता हूँ तो उसमें थोड़े बहुत ग्रेन्स तो दिखते हैं मुझे। तो मुझे लगा यार ये कैमरा भी अब पुराना हो चुका है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हालांकि ये मेरा अभी भी फेवरेट कैमरा फोटोज क्लिक करने के लिए, लेकिन वीडियोज के लिए ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया था। वीडियो के लिए स्पेशल कैमरा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि 90% ऑफ द टाइम मैं वीडियोज ही रिकॉर्ड करता हूँ कैमरा से, ना कि फोटोज। तो सबसे पहले मैंने कैनन के ही सारे ऑप्शंस देखे, जिससे कि मेरे सारे कैनन के जो पुराने लेंसेज है वो भी यूज हो जाए। तो जैसे कैनन का R5C आता है एक, तो उसमें क्या सिनेमा मॉडल है बस R5 का वो, बट वो मुझे ज़्यादा महंगा लगा। फिर कैनन ने भी अपना C50 भी लॉन्च किया सिनेमा कैमरा के नाम पे, तो उसके अंदर IBS नहीं मिलता, वो बड़ी दिक्कत थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कैनन को एक बार साइड रखते हैं, लेकिन सोनी में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि सोनी का कैमरा मैंने ऑलरेडी पहले ट्राई भी कर रखा है। मैंने सोनी के साथ पहले काम भी कर रखा है, FX30 के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। इवन जो ZV-1 था उनका फुल फ्रेम वाला, उसके लिए मैंने कंटेंट बनाया था। नो डाउट सोनी के कैमराज मुझे काफी अच्छे लगते हैं, उनके लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लेकिन वो कैमरा ना मैंने जब यूज किया 1-2 महीना, तो मुझे लगा नहीं कि मुझे इसमें पैसे खर्च करने चाहिए खरीदने के लिए, क्योंकि सोनी के साथ ना बेसिकली 2 दिक्कतें थी। एक तो ये कि हर तो आदमी आजकल सोनी कैमरा लेके बैठा, मतलब किसी भी क्रिएटर को उठा लो उसके पास क्या होगा, एक सोनी का कैमरा होगा। जो बना रहा होगा ना वो भी सोनी से बना रहा होगा। दूसरी दिक्कत यह है कि सोनी के ना मुझे कलर्स पसंद नहीं है। मतलब आई नो मुझे बहुत हेट मिलेगा इस बात पे, लोगों को बहुत पसंद है सोनी के कलर्स, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जिसने एक बार कैनन चला लिया उसको सोनी का जो स्किन टोन है ना वो परफेक्ट कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि सोनी के कलर्स वैसे आपको देखने में सही लगेगा, आप उसको ग्रेड कर लोगे पूरा, उसमें कर्व्स वर्व्स छेड़ोगे तो फाइनल वो बन जाएगा, मैच हो जाएगा कैनन के लेवल पे। लेकिन कैनन बाय डिफॉल्ट इतने बढ़िया कलर्स कैप्चर करता है, स्पेशली स्किन टोन्स के जो कलर्स हैं नेचुरल लगते हैं स्किन बिल्कुल। एंड लास्ट दिक्कत थी पैसे की। सोनी के कैमरास मुझे थोड़े से महंगे लगते हैं, उनके लेंसेज भी ज्यादा महंगे आते हैं। एंड मुझे जो सोनी का कैमरा पसंद था वो था सोनी का FX3। उसके लिए मुझे 3-4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, एंड वो कैमरा ऑलरेडी 5 साल पुराना हो चुका है, तो मतलब उसका नेक्स्ट अपडेट कभी भी आ सकता है। तो मान लो मैं अभी कैमरा खरीद भी लूं तो क्या पता मेरा कैमरा 1 साल बाद आउटडेटेड हो जाए। एक बात आपको बताना ही भूल गई, जो मैंने कैनन का R5 खरीदा था ना, इसमें सबसे बड़ा रोल था भाई पीटर मैककिनन का। मतलब मैं उस आदमी को अपना इंस्पिरेशन मानता हूं। उस बंदे ने इतना प्रमोट किया इस कैमरा को भाई उस टाइम पे, जब मैं इसको लेने वाला था मेरे को लगा कि यार इससे ऊपर कोई कैमरा ही नहीं है। जब मैंने इस कैमरा को लिया 3-4 साल तक जब भी मुझे कोई मिलता था वो बोलता भाई R5 आपके पास, तो भाई आपके पास तो R5 है, क्योंकि सोनी सब ले घूमते थे, R5 को खरीदता ही था। तो मैं बहुत यूनिक फील करता था यार मेरे पास तो R5 है। तो इसलिए मैं चाह रहा था जो मेरा नया कैमरा भी हो ना उसमें थोड़ी सी यूनिकनेस हो, मतलब वो टिपिकल FX3 ना हो भाई, और टिपिकल ZV-1 जो सब ले रहे हैं। फिर मैंने मार्केट में देखा कि और क्या क्या ऑप्शन, मतलब कौन कौन से कैमरास बढ़िया इस टाइम पे हैं वीडियोस के लिए। तो मेरी नजर पड़ी रेड पे, तो मेरे औकात से बाहर था, इसमें मैंने छोड़ दिया। ये जो गरीब हो ना आदमी, अब रेड का कैमरा तो मेरी रीच से बहुत बार था, लेकिन तभी मुझे पता लगा कि निकॉन ने एक नया कैमरा लॉन्च किया रेड के साथ मिलके, मतलब उनका पहला कोलैबोरेशन है और रेड प्लस निकॉन का कैमरा, एंड वो एक वीडियो फोकस कैमरा है। अब ऑनेस्टली निकॉन एज अ ब्रांड भाई मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब पता नहीं क्यों, मैंने कभी यूज नहीं किया, मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया निकॉन का कैमरा। निकॉन का मतलब मेरे लिए यही था कि मैंने जो बचपन में शादियां देखी थी गाँव में अपने, वहाँ पे ना जो फोटोग्राफर होते हैं वो निकॉन का कैमरा यूज करते थे, पुराने जमाने का बहुत ही बड़ा सा निकॉन D सीरीज D850 ऐसा कुछ था उनका। बट मैंने कभी ना खुद से ट्राई नहीं किया था, और ना मेरा कोई खास इंटरेस्ट था निकॉन में, क्योंकि मैंने बस ये सुना था कि निकॉन के जो कैमरा है वो बस फोटो में ही अच्छे होते हैं, प्लस उनका ऑटो फोकस कलर्स वगैरह सब बेकार ही होता है। तो मैं कभी भी निकॉन पे अपने पैसे क्यों खर्च करूं, मुझे ये लगता था। फिर एक दिन ना मेरे कैनन कैमरा ने साथ ही देना छोड़ दिया, मतलब इसका जो कार्ड मैंने जैसे इसमें लगाया तो वो बिल्कुल एरर आ गया, एंड मैं दुकान पे ले गया उसको रिपेयरिंग के लिए। उसने बोला कि भाई इसका ना मदरबोर्ड खराब हो गया, पूरा कैमरा ही रिप्लेस हो गया। तो जस्ट रिपेयरिंग की जो शॉप है ना उसके नीचे ही वो वाली शॉप है जहां से मैंने इस कैमरा को खरीदा था। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि यार इस कैमरा की तो वारंटी खत्म हो चुकी है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी इसकी, आप एक नया कैमरा ले लो। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाए, जैसे कैनन का C50 वो मैंने देखा वहाँ पे, उनके पास FX3 भी था वो मैंने देखा, लेकिन वो मेरे बजट से बाहर था। एक उन्होंने मुझे दिखाया निकॉन का ही ये
जिससे वीडियो शूट हो रही है, निकॉन ZR। मैं उनको मना ही कर रहा था यार ये मत दिखाओ मुझे, ये मेरे काम का कैमरा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इस कैमरा को हाथ में पकड़ा, सबसे पहले मैंने इसकी स्क्रीन नोटिस की। भाई इतनी बढ़िया स्क्रीन थी इस कैमरा की, मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि किसी कैमरा में स्क्रीन इतनी बड़ी भी हो सकती है। ऐसा लगा जैसे मेरा फोन ही कैमरा की स्क्रीन के पीछे चिपका दिया, मैं इसमें रील सब देख लूंगा। मतलब ऑन पेपर इसके अंदर 24 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिलता है और स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है, तो मुझे लगा यार सब कुछ बढ़िया। लेकिन मैं बस एक चीज को लेकर डाउट में था कि इसके कलर्स कैनन लेवल के हो पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए किसी कैमरा में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मैटर करती है वो है कलर्स। बट फिर ना उन्होंने मुझे जैसे जैसे कन्विंस कर लिया इस कैमरा के लिए, ये बता के कि इसके अंदर ना रेड की कलर साइंस मिलती है। अब क्योंकि ये कैमरा रेड के साथ कोलैबोरेशन बना हुआ है, तो इसके अंदर ना रेड का वो R3D NE कोडेक मिलता है, जिसमें ये रॉ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये देख के मुझे लगा यार इतनी तगड़ी कलर साइंस है इसमें रेड की, तो फिर तो कंसिडर करना बनता है कैमरा। उसके ऊपर उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि इसके जो लेंसेज है ना वो सोनी या कैनन से भी सस्ते हैं। मतलब इसका जो ये 35mm 1.4 है, ये अराउंड मेरे को पड़ा 50,000 रुपये का, जबकि 35 1.4 अगर मैं कैनन में लेने जाता तो भाई वो बहुत ही महंगा पड़ता, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख का पड़ता है। एंड सोनी में भी कुछ ऐसा ही पड़ता। जो लास्ट चीज बची थी, मतलब जिसकी वजह से मैंने कैमरा ले ही लिया, वो जस्ट एक पॉइंट था कि मेरा जो कैनन का कार्ड है CF एक्सप्रेस वाला, जो मैंने 512 GB कार्ड लिया था, ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार रुपये का, उस कार्ड में कोई खराबी नहीं थी। मैंने जिसको चेक करवाया तो कार्ड खराब था, जस्ट कैमरा का जो पोर्ट है वो खराब था। तो वो कार्ड मतलब बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो कहीं और चल नहीं सकता, क्योंकि जो सोनी है उसके अंदर चलता है टाइप A वाला कार्ड, जो मेरे पास है वो टाइप B का कार्ड है। एंड इस कैमरा के अंदर ये टाइप B कार्ड चल रहा है। तो फाइनली इतना सोचने के बाद दिमाग का भांग होगा, मेरे को लगा यार ये कैमरा ले ही लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो मैं ये कैमरा ले आया। अब जैसे मैंने इस कैमरा को अनबॉक्स किया तो मैं वहीं पे चल गया भाई, जो मेरे साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी देखी, जो मुझे कैनन के लिए अलग से खरीदनी पड़ी थी 8,000 रुपये देके। इसके अलावा इस कैमरा के साथ नाइकन ये ग्रिप भी देता है, जो अलग से स्मॉल रिक की है। एंड ये अगर आप बाय करोगे तो आपको 3-4 हज़ार की पड़ेगी। आई थिंक L माउंट है पूरा, क्योंकि इस कैमरा की ना ग्रिप नहीं है बिल्कुल भी। आप ये देखो बिल्कुल बॉक्सी डिजाइन है इसका। इसका मेन्यू मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही चैलेंजिंग सा लगा, लेकिन मैंने 1-2 घंटा यूट्यूब पर लगाया एंड फिर इसकी पूरी सेटिंग कर ली। एंड पूरी सेटिंग करते करते मुझे एक चीज पता लगी, भाई इसके अंदर एक स्कैम है। तो बेसिकली ये सिंगल कैमरा 3 तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे पहले तो आपको अगर रेड की वो प्रीमियम कलर साइंस यूज करनी है, आपको वो बहुत ही मूवी लेवल के कलर्स चाहिए, तो इसके अंदर आपको मिलता है R3D NE वाला कोडेक, जो कि वीडियो को रॉ में रिकॉर्ड करता है, वो भी 6K में। तो मतलब अगर आपको इस कैमरा से सबसे बेस्ट कलर्स चाहिए तो आपको वीडियो रॉ में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एंड रॉ वीडियोस को पहली बात तो प्रीमियर प्रो में सपोर्ट नहीं करती, वो आपको वो DaVinci Resolve में एडिट करनी पड़ेगी। एंड पूरा मतलब हर एक शॉट को पहले आप ग्रेड करोगे, पहले आप करेक्शन करोगे, फिर ग्रेड करोगे, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है वो। एंड रॉ वीडियोस की एक और बहुत बड़ी दिक्कत क्या है ना कि इसका साइज इतना ज्यादा होता है। मतलब अगर आप 1 सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करो तो इसका जो साइज बनेगा वो आपको अराउंड 4 GB के आसपास बनेगा। तो पॉसिबल नहीं है, आप चाहे कितना बड़ा कार्ड लगा लो उसमें, फिर भी आपकी रिकॉर्डिंग मतलब 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग आप कर ही नहीं पाओगे। और इस पूरे कैमरे के अंदर रेड का बस इतना ही पार्ट है, इसके अलावा रेड ना कहीं फोटो में दिखेगा आपको, ना कहीं कुछ नहीं है रेड का इसमें। बाकी इसके अंदर निकॉन का अपना भी एक रॉ मिलता है N RAW, उसमें भी शूट कर सकता है, लेकिन उसका भी फाइल साइज बहुत ज्यादा है। एंड ProRes RAW भी है इसके अंदर, लेकिन उसका तो फाइल साइज बहुत ही ज्यादा है। तो मतलब प्रैक्टिकली आप डे टू डे लाइफ में कभी भी इसका रॉ तो यूज नहीं करोगे। सेकंड जो इसके अंदर फॉर्मेट मिलता है वो है एप्पल का ProRes Log। अब इसका जो तीसरा फॉर्मेट है वो इसका अपना खुद का है, निकॉन का N-Log वाला। एंड वो भी है तो 10 बिट कलर्स वाला ही, लेकिन उसके कलर सबसे मतलब निकॉन वाले कलर्स उसके, उसमें रेड के आपको कोई भी कलर से मिलेंगे। एंड 90% ऑफ द टाइम आप स्टोरेज की वजह से यही यूज करोगे। इवन मैं जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी N-Log 10 बिट में रिकॉर्ड हो रही है। एंड इसका भी फाइल साइज अराउंड 300-350 MBPS के आसपास है। तो मैंने जो रेड के कलर साइंस सोच के इस कैमरा को लिया था वो तो खैर इसके N-Log में नहीं है, बट मैंने जितना भी कंटेंट इसके N-Log में शूट किया उसके कलर्स भी बुरे नहीं है, मतलब अच्छे खासे कलर्स आ जाते हैं। एंड मैं जब ग्रेडिंग कर लेता हूं उनको तो ग्रेडिंग के बाद तो काफी बढ़िया लगते हैं। मैंने इस कैमरा को लेते ही पहली वीडियो ना ये पोस्ट की थी, ये कलर ग्रेड करके। एंड इस पर ना बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि यार ये कलर्स थोड़े से अलग लग रहे हैं आपके, क्योंकि ये कलर्स निकॉन के थे। उसके बाद से मैंने जितना भी कंटेंट पोस्ट किया, ये वाली यूट्यूब वीडियो हो गई या फिर ये वाली रील हो गई या फिर ये जितना मैंने स्टोरी टाइम वाली वीडियो बनाई थी, ये सारी वीडियोस मैंने इसमें ही रिकॉर्ड की है इसके N-Log में 10 बिट में। एंड कलर्स ना मुझे इसके कहीं पे भी खराब नहीं लगे, मतलब मुझे स्किन टोन वगैरह बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी है, बट वो रेड वाला मसाला नहीं है इसमें बस। अब मैंने ये कैमरा 3-4 महीने पहले खरीद लिया था, लेकिन मैं ये वीडियो अब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था मैं इस कैमरा को ना पूरा पहले खुद से यूज कर लूँ, तब इसके बारे में कोई बात करूँ, क्योंकि मैं काफी डाउट में था इस कैमरा को लेकर कि ये कैमरा अच्छा है भी या नहीं, मैं इसको रिकमेंड करूँगी लोगों को या नहीं। अब मैं बताता हूँ मुझे इस कैमरे के अंदर क्या क्या अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैंने ये 2 कैमरास ले लिए। एंड फिर एंड में मुझे बुरा क्या लगा ये बताऊंगा। तो क्या अच्छा लगा, सबसे पहली चीज़ जो इसकी डिस्प्ले है वो मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब उसका साइज बहुत ही बढ़िया है, उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, पीक ब्राइटनेस काफी अच्छी है उसकी, मतलब आउटडोर में भी काफी बढ़िया दिखता है ये। एंड जब मैंने एक बार इसकी डिस्प्ले को यूज कर लिया इसके बाद मैं किसी और कैमरा को जब देखता हूँ ना वो बहुत ही छोटी लगती है, बहुत ही क्लटर, मतलब उसमें प्रीव्यू दिखता ही नहीं अच्छे से। दूसरा इसके अंदर जो माइक्स है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इकलौता कैमरा जो 32 बिट फ्लोट ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब इसका मतलब ये कि आप चाहे कितना ही लाउड बोलो या फिर कितना ही धीमे बोलो, आपका ऑडियो कहीं पे भी क्लिप नहीं होता है। एंड ये बहुत ही हाई क्वालिटी में एक तरीके से रॉ में ऑडियो रिकॉर्ड करता है, फिर आप उसको एडिटिंग में कितना भी एनहांस कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस में होगी मेरे जो ये वाला माइक है ये काम करना बंद कर देता है या कई बार इसकी ऑडियो खराब हो जाती है, तो हम कैमरा की ऑडियो को यूज कर लेते हैं। एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लगती है, इस माइक से भी कई बार अच्छी होती है ऑडियो। जब ये कैमरा मैंने पहली बार अपने हाथ में पकड़ा था तो मुझे ना इसमें डिजाइन में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रिप नहीं थी, कोई बटन्स नहीं थे। एंड ये पकड़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। बट यही चीज इस कैमरा के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जब आप इसको गिम्बल में बैलेंस करते हो तो यहाँ पे आपको ये बैलेंस करने में काफी ईजी रहता है, क्योंकि सारा वेट बिल्कुल सेंटर में नहीं है। स्पेशली अगर आप कोई छोटा गिम्बल यूज कर रहे हो, जैसे मेरे पास RS4 मिनी है, तो मैं इस पर अपना जब कैनन का कैमरा लगाता हूँ उसके अंदर इतनी जगह ही नहीं बचती कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये पूरा उसके अंदर फिट हो सके। एंड
लगाते हुए निकालते हुए बहुत ज़्यादा फंसता है ये। मतलब इस चीज़ का दूसरा फायदा है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी है, आप इसको जेब में भी डाल सकते हो और आप इसको ईजिली कहीं भी ले जाकर ट्रैवल कर सकते हो। स्पेशली अगर आप इसको एक पेन के लेंस लगा दो छोटा सा, तो आप इसको जस्ट एज फोन की तरह इसको व्लॉग कर सकते हो या फिर आप कुछ भी शूट करो तो बहुत ही मस्त आपकी जेब में फिट हो जाता है। इस छोटी सी बॉडी के अंदर आपको बढ़िया स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। मतलब मैंने जितने वीडियो से शूट किए वो सारी मोस्टली हैंडल शूट किए हमने एंड काफी बढ़िया हैंडल शॉट आते हैं इससे। स्टेबलाइजेशन को निकॉन वैसे वाइब्रेशन रिडक्शन बोलते हैं एंड अगर आप उसको स्टैंडर्ड पे भी रखो तब भी काफी बढ़िया स्मूथ शॉट लेता है। जबकि इसका जो सेम कॉम्पिटिटर कैनन में आता है C50, वो इससे महंगा भी है लेकिन फिर भी उसके अंदर ना IBIS नहीं मिलता। एंड इतना महंगा होने के बाद उसमें IBIS क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कैनन ने रिसेंटली अपना नया कैमरा लॉन्च किया है, एक R5V करके, सॉरी R6V करके, उसके अंदर मिलता है स्टेबलाइजेशन। तो अगर वो पहले उसमें डाल देते फिर ये कैमरा लॉन्च ना हो पाता। तो ये मार्केटिंग गिमिक है भाई कंपनीज का। इस कैमरा के अंदर ना आपको डुअल बेस ISO मिलता है। इसका जो ISO है वो एक 800 है एंड एक 6400 है। मतलब अगर आप इन दो ISO पे शूट करते हो अपनी वीडियोस को तो आपकी वीडियो में ग्रेन सबसे कम आएंगे एंड लो लाइट परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट आएगा। कंपैरिजन के लिए आप ये वाला शॉट देखो, ये मैंने ISO 6400 पे शूट कर रखा है एंड ये वाला 800 शूट कर रखा है। लेकिन जैसे मैं वैल्यू यहाँ से चेंज करूंगा, देखो ये ISO 500 पे है एंड ये देखो ये ISO 6000 पे है, तो यहाँ पे आपको ग्रेन्स दिखेंगे जैसी वैल्यू से मैं पीछे जाता हूँ। अब इसका 800 ISO अगर मैं सेम सेटिंग पे कैनन पे भी कंपेयर करूँ तब भी देखो कैनन में कितने ग्रेन्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम ग्रेन्स आते हैं। एंड 6400 ISO पे तो कैनन मर ही जाता है बिल्कुल, मतलब वीडियो यूजेबल रहती ही नहीं है। लेकिन ये देखो काफी बढ़िया क्वालिटी आ रही है क्योंकि इसके अंदर डुअल बेस ISO। अब इसको अगर हम FX3 से कंपेयर करें तो वहाँ पे तो आपको डुअल बेस ISO बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब उसका तो 800 से लेकर आई थिंक 12800 पे है। वो तो खैर अलग लेवल पे है, उसको लो लाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे ऑब्वियसली, बट उसका प्राइस भी इससे डबल ट्रिपल है भाई ऑलमोस्ट। इतना कॉम्पैक्ट साइज है इसके अंदर, कितने सारे कंपोनेंट्स होंगे लेकिन फिर भी ये हीट नहीं हो रहा। जबकि मेरा R5 देखो इतना बड़ा है, इसके अंदर भी फैन नहीं है लेकिन ये हीट इतनी जल्दी होता है। मतलब अगर मैं डे लाइट में ना आउटडोर शूट कर रहा हूँ वीडियोस को एंड टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री के आसपास है चंडीगढ़ में, तो ये आधे घंटे से भी कम में बिल्कुल ओवर हीट हो जाएगा एंड फिर रिकॉर्ड करेगा ही नहीं। लेकिन मैं सेम सिनेरियो में अगर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भाई मतलब कहीं रुकता ही नहीं है। हीट थोड़ा सा होता है लेकिन बहुत ही जल्दी फिर खुद से ही कूल डाउन हो जाता है। तो रिकॉर्ड करते टाइम आपको बीच में कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है ये कैमरा हीटिंग की वजह से स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग। एंड इस चीज को तो बाकी यूट्यूबर्स ने टेस्ट भी किया है, लोगों ने इसमें 6K रॉ वीडियो रिकॉर्ड किया 45 मिनट्स तक भी एंड तब भी ये हीट नहीं होगा। इसके अलावा इसके अंदर ना प्रॉपर सिनेमा वाले कैमरा की तरह शटर एंगल का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप चाहो शटर स्पीड पे शूट कर लो या फिर शटर एंगल पे शूट कर लो। तो जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, शटर स्पीड को ना फ्रेम रेट के डबल रखते हैं ताकि हमारी वीडियो में स्मूथ और मोशन बना सके एंड हर बार आपको सेटिंग खुद से करनी पड़ती है। लेकिन शटर एंगल में क्या होता है ना, आप इसको जस्ट 180 डिग्री शटर एंगल पे छोड़ दो एंड ये हर बार आपकी जो भी आप फ्रेम रेट चूज करोगे अपने आप उसकी ये डबल शटर स्पीड चली जाएगी। बाकी एक और चीज इसकी काफी बढ़िया है, इसका जो ऑटो मोड है ना वो काफी बढ़िया काम करता है। मतलब अगर आप लाइट से डार्क में जा रहे हो फिर डार्क से बिल्कुल एकदम से लाइट में आ रहे हो तो ये बहुत ही क्विकली स्विच कर लेता है एंड अपनी लाइटिंग वगैरह बहुत ही जल्दी क्विक एडजस्ट कर लेता है। मैंने सेम चीज अपने कैनन से भी कंपेयर करके देखी थी, सेटिंग वगैरह चेंज करने में टाइम लग रहा है बट निकॉन बहुत ही क्विकली ना सीन को अडेप्ट कर पा रहा है एंड लाइटिंग वगैरह काफी परफेक्टली हर सीन के हिसाब से मैच कर लेगा। जैसे आपको कोई लॉग वो रिकॉर्ड नहीं करना, आपको ऑटो में जस्ट व्लॉग करना है तो उस केस में आई थिंक निकॉन काफी बढ़िया से लाइट को मैनेज कर लेगा ना, आपकी एक परफेक्ट वीडियो शूट हो जाएगी। बाकी फोटोज क्लिक करने के लिए मैं आज भी अपना कैनन का R5 यूज करता हूँ क्योंकि ये 48 MP पे फोटोज क्लिक कर सकता है, तो फोटोज में डिटेल ज्यादा रहती है। लेकिन ये भी आई थिंक 24 MP पे फोटोज क्लिक करता है एंड रॉ में भी फोटोज क्लिक कर सकता है और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी खासी है। मतलब 20 FPS पे फोटो क्लिक करता है, मतलब 20 फोटो एक सेकंड में क्लिक कर सकता है। बट आई एम नॉट श्योर कि रॉ में इतनी फोटो क्लिक करेगा, आई थिंक JPG में इतनी फास्ट क्लिक करता है। इस कैमरा को लिए हुए मुझे एक हफ्ता ही हुआ था एंड ये सेम कैमरा मैंने एक और ले लिया अपने दोस्त के लिए एंड अब हम दोनों ही निकॉन में शूट करते हैं। बट अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो मुझे इस कैमरा में बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब निकॉन ने चाहे कितनी ही जान डाल दी उसमें लेकिन फिर भी ना ये कमियां रह गई जिसकी वजह से ये कैमरा कंसिडर करने में थोड़ा सा आपको मतलब डर लगेगा। सबसे पहले दिक्कत बताता हूँ, ये कैमरा ना प्रोफेशनल सिनेमा लेवल काम के लिए बना हुआ है। मतलब मान लो मैं इसे कोई प्रोफेशनल मूवीज वगैरह शूट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो इस केस में इसके अंदर कोई फुल साइज वाला HDMI पोर्ट नहीं मिलता, आपको एक अलग से कनेक्टर लगाना पड़ेगा। जैसे आप इसमें वो अडेप्टर लगा लोगे फिर ना उसके लूज होने के चांसेस बहुत है, आपकी केबल खुल सकती है एंड आपका कनेक्शन तुरंत ही लूज हो सकता है। आई थिंक इस पूरे कैमरा का साइज अगर 1-2 इंच और बड़ा भी हो जाता, लेकिन अगर एक फुल साइज HDMI पोर्ट मिलता तो वो ज्यादा बेटर रहता। वैसे तो कहने के लिए इसके अंदर डुअल कार्ड स्लॉट मिलता है बट दोनों ही कार्ड ना बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक तो आपका CF एक्सप्रेस कार्ड है टाइप A वाला, लेकिन जो आपका सेकेंडरी कार्ड डलता है वो एक माइक्रो SD कार्ड है, बिल्कुल छोटे वाला कार्ड नहीं होता जो आप पहले फोन में लगाते थे या फिर आप जो GoPro में लगता है उस टाइप का कार्ड। अब उस छोटे कार्ड की दिक्कत ये है कि उसकी ना रीड राइट स्पीड बहुत ही कम होती है एंड इसके अंदर जो भी आपको हाई बिट रेट वाले कोडेक्स मिलते हैं उनको वो रिकॉर्डिंग कर पाएगा, इवन उसकी प्रॉक्सी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। और भी छोड़ो, अगर आप बहुत ही हाई स्पीड में रॉ फोटोज क्लिक करो तो वो भी उस कार्ड में नहीं हो पाएगा। तो आई डोंट नो वो कार्ड है किस काम का भाई। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये कि इसका जो कार्ड स्लॉट है ना वो बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर ही है। मतलब अगर आपको कार्ड चेंज करना शूट करते टाइम पे तो आपको पहले बैटरी वाला ये कंपार्टमेंट पूरा खोलना पड़ेगा एंड तब आप उसका कार्ड चेंज कर पाओगे। यही दिक्कत मेरे 200D में भी थी जो मैंने आज से 7-8 साल पहले लिया था, ठीक है। लेकिन अब जो लेटेस्ट कैमरा आता है उनमें तो यार साइड में कार्ड स्लॉट होता है सब में, इवन R5 में भी साइड में था। अगर मेरा कैमरा कहीं भी लगा हुआ है तो मैं अपना कार्ड को भी चेंज कर सकता हूँ। इसके डिजाइन को लेकर ना मुझे एक और दिक्कत है कि निकॉन इस कैमरा को मार्केट करता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सिनेमा कैमरा, मतलब इसका साइज सबसे छोटा बाकी सिनेमा कैमरा के मुकाबले। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर मैं इसको एज सिनेमा कैमरा यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसको रिग तो करना ही पड़ेगा। मुझे साथ में जो आपने ये दे रखी है केज, ये लगाना ही पड़ेगा इस पर, तभी मैं इसको पकड़ पाऊंगा, ऐसे ग्रिप आ पाएगी। एंड मुझे HDMI पोर्ट्स में है तो मुझे साइड में एक HDMI का पूरा वो मॉड्यूल लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरी HDMI फुल साइज वाला पोर्ट लग जाए इस पर। तो वापस तो उसका जो पर्पस है वो खत्म ही हो गया ना। इसके अलावा मेरे पास जो पुराना कैमरा था कैनन, उसके अंदर इतने बटन थे, मतलब हर चीज के लिए क्लिकेबल बटन था एंड हर चीज के लिए डायल था। इसमें मुझे सबसे बड़ी कमी महसूस होती है वो ये कि इसके अंदर बटन्स नहीं है। एंड इतनी बड़ी स्क्रीन तो दे दी लेकिन उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई व्हील नहीं है, कोई डायल नहीं है एंड आपको जो टोटल 3 डायल होने चाहिए किसी भी कैमरा में, ठीक है, जिसमें आप ISO, अपर्चर एंड शटर स्पीड सेट कर सको। इसमें आपको बस 2 ही मिलते हैं। आपने मान लो यहाँ पे शटर स्पीड लगा दी, यहाँ पे ISO लगा दिया, अब आपको
अपर्चर चेंज करना, वो कैसे करोगे आप? उसके लिए यहाँ पे कोई डायल है ही नहीं। वहीं अगर यहाँ पे एक व्हील होता है तो बहुत ही सेटिस्फाइंग, आप फोटोज को मूव कर पाते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर पाते हैं। यहाँ पे जस्ट एक जॉयस्टिक टाइप की चीज़ है एंड ये भी प्रॉपर काम नहीं करती, मतलब कभी लेफ्ट राइट हो जाता है, कभी ऊपर करना तो नीचे चला जाता है। बात सारी यहीं पे आती है, अगर थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं, अगर थोड़ा सा यहाँ से 1 इंच बाहर भी होता ना कैमरा एंड यहाँ पे एक डायल होता, बाकी सारे काम के बटन होते, फुल साइज HDMI पोर्ट होता, कार्ड स्लॉट इधर होता, तो ये कैमरा एक परफेक्ट कैमरा बन जाता। बट फिर दिक्कत ये, अगर इसको ही परफेक्ट बना दिया तो फिर इसका जो Mark II कभी लॉन्च करेंगे वो उसमें क्या डालेंगे। एक और छोटी सी दिक्कत मुझे इसमें ये लगी, इसका जो 4K मोड है 120 FPS वाला, वो फुल फ्रेम में नहीं चलता, उसके लिए क्रॉप करता है, जो थोड़ा सा अनोइंग लगता है। अगर आप कुछ स्लो मोशन वाले शॉट ले तो आपकी वीडियो एकदम से क्रॉप हो जाती है। बट हाँ, इस प्राइस में किसी और कैमरा में ये चीज़ मिल भी नहीं रही, तो फेयर इनफ। इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कैमरा अभी भी मेरा फेवरेट कैमरा है, क्योंकि जो इसमें इमेज क्वालिटी मिलती है ना और जिस प्राइस पे ये आता है उस हिसाब से भाई बहुत ही पीक परफॉर्मेंस है इसका। बाकी निकॉन का ये पहला कैमरा रेड के साथ मिल गया, तो आई थिंक जब पहला ही कैमरा इतना तगड़ा बना दिया इतने सस्ते प्राइस पे, वो भी तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि निकॉन एंड रेड मिलकर कुछ ऐसा ही बना दे कि मतलब FX3 भी पीछे रह जाए उससे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं निकॉन ZR को कंपेयर करूँ कैनन C50 से, तो ये मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है हिमांशु, उसने रिसेंटली कैनन का C50 लिया है एंड मैं उसको अभी 2-4 दिन में टेस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे उससे भी काफी उम्मीद है कि क्या पता वो कैमरा इससे बेटर हो। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको अपने लिए कौन सा कैमरा लेना चाहिए, आपको FX3 भी अच्छा लगता है लेकिन वो थोड़ा महंगा भी लगता है, फिर आपको कैनन अच्छा लगता है लेकिन कैनन का आपको एक सिस्टम पसंद नहीं है, तो आई थिंक आप इस कैमरा को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन है ना वो इससे महंगे हैं एंड फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है सब में। अगर आप बिल्कुल भी डाउट में हो यार कहीं मैंने ये कैमरा ले लिया फिर मैं पछताऊंगा तो नहीं इसको लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, कैमरा बहुत ही बढ़िया है, कलर काफी अच्छे आते हैं एंड जो छोटी मोटी दिक्कतें बटन्स वाली वो तो वैसी दिक्कतें आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है हर चीज़ की अलग, जैसे FX3 में बटन उतने नहीं है तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, तो इसकी भी आपको आदत पड़ जाएगी। एंड नॉट टू मेंशन कि निकॉन के लेंसेज भी काफी सस्ते आते हैं एंड इसके लिए थर्ड पार्टी लेंसेज विल्ट्रॉस बनाता है या फिर टैमरॉन बनाता है, वो भी काफी सस्ते हैं इसके, तो मतलब आपके लेंस पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप भी मुझे बताओ कि आपको ये कैमरा कैसा लग रहा है, अगर आप में से कोई ये कैमरा यूज़ कर रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस है अपना रिव्यू बताएं ताकि बाकी लोग भी हेल्प हो। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।